नमस्कार। आज हम भारत की प्रशासनिक मशीनरी के एक बेहद अहम पुर्जे यानी संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी पर गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की मशहूर किताब इंडियन पॉलिटी, उसके 8वें संस्करण के अध्याय 44 से जानकारी है। हमारा मकसद है ये समझना कि देश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी पद आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं के लिए अधिकारियों को चुनने वाली ये संस्था आखिर है क्या, ये कैसे काम करती है और क्यों इसे इतना स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है। चलिए इसे थोड़ा खंगालते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। यूपीएससी आखिर है क्या और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। यूपीएससी अगर आसान शब्दों में कहें तो भारत सरकार की मुख्य भर्ती एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी। भर्ती एजेंसी। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कोई साधारण संस्था नहीं है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब संविधान ने बनाया है ऐसे? हाँ बिल्कुल, इसे सीधे भारत के संविधान ने बनाया है, किसी सरकारी आदेश या संसद के कानून ने नहीं। और यही इसे बहुत खास बनाता है। संविधान का भाग 14 पार्ट 14 उसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक ये पूरा का पूरा यूपीएससी और जो राज्यों के लोक सेवा आयोग है एसपीसी उन्हीं के बारे में है। अच्छा। इसमें इनकी बनावट कैसी होगी, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, उन्हें हटाया कैसे जाएगा, उनकी शक्तियां, उनके काम और सबसे जरूरी उनकी स्वतंत्रता, उनकी आजादी, सबके बारे में नियम तय किए गए हैं। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले ऐसे कितना अहम मानते थे। निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये संवैधानिक संस्था है। अब बात करते हैं कि इसमें होता कौन कौन है, इसकी बनावट मतलब स्ट्रक्चर कैसा है इसका। हाँ, तो देखिए यूपीएससी में एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन। हाँ, और उनके साथ कुछ और सदस्य होते हैं और इन सभी की नियुक्ति वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते नियुक्ति। अच्छा, सदस्यों की संख्या तय है क्या? नहीं, यही दिलचस्प बात है। संविधान ने कोई फिक्स नंबर नहीं बताया है सदस्यों का। ओह। हाँ, ये राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है। मतलब वो आयोग के काम के हिसाब से तय करते हैं कि कितने सदस्य होने चाहिए। तो आमतौर पे कितने होते हैं, कुछ अंदाजा? आमतौर पर अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 सदस्य होते हैं। ये संख्या जरूरत के हिसाब से बदल सकती है। अच्छा, और इन सदस्यों के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई पढ़ाई या अनुभव? देखिए, संविधान कोई खास डिग्री या विशेषज्ञता तो नहीं मांगता, लेकिन एक शर्त जरूर रखता है। क्या शर्त? शर्त ये है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य, मतलब एटलीस्ट हाफ, ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल काम करने का अनुभव हो। अच्छा, यानी प्रशासनिक अनुभव जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ताकि आयोग में प्रशासनिक समझ वाले लोग हों जो जानते हो कि सिस्टम कैसे काम करता है। और सदस्यों की सेवा शर्तें जैसे उनकी सैलरी, दूसरी सुविधाएं, ये सब भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने समय के लिए ये सदस्य रहते हैं? अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल 6 साल का होता है, या फिर उनके 65 साल की उम्र पूरी होने तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। 6 साल या 65 साल की उम्र। हाँ, और वो चाहें तो इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और क्या उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है? मान लीजिए कोई सदस्य सही से काम ना करे या कोई गड़बड़ी करे। हाँ, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी सख्त है। ये इसलिए ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे, वो बिना डरे काम कर सकें। अच्छा, क्या आधार हैं हटाने के? राष्ट्रपति कुछ खास आधारों पर ही उन्हें हटा सकते हैं, जैसे अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाए, बैंकक्रप्ट, या फिर अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर कहीं और नौकरी करके पैसे कमाने लगे, पेड एम्प्लॉयमेंट। ओहो, मतलब साइड जॉब नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर अगर राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि पद पर बने रहने लायक नहीं है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण आधार है दुर्व्यवहार, यानी मिसबिहेव। दुर्व्यवहार? हाँ, अगर किसी सदस्य पर दुर्व्यवहार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति सीधे उसे हटा नहीं सकते। उन्हें ये मामला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आ जाती है यहाँ पर। ये तो काफी मजबूत सुरक्षा कवच लगता है। बिल्कुल, बहुत मजबूत। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद कहता है कि हाँ, हटाने का कारण सही है और वो ऐसी सलाह देता है,
तो ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। और क्या राष्ट्रपति को यह सलाह माननी पड़ती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। मतलब जरूरी है मानना। हाँ। और जब तक जांच चल रही हो? जब तक सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही हो तब तक राष्ट्रपति उस सदस्य को निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। समझ गया। ये दुर्व्यवहार का मतलब क्या है? इस संदर्भ में क्या संविधान इसे थोड़ा और समझाता है? हाँ, संविधान इसे स्पष्ट करता है। मोटे तौर पर दुर्व्यवहार का मतलब है कि अध्यक्ष या सदस्य का भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी कॉन्ट्रैक्ट या समझौते में कोई निजी हित मतलब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। निजी हित जैसे मान लीजिए सरकार कोई बड़ा ठेका दे रही है तो सदस्य का उस ठेके वाली कंपनी में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए या उससे कोई निजी फायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो वो सरकारी ठेकों से व्यक्तिगत लाभ नहीं कमा सकते। ये हितों के टकराव को रोकने के लिए ही है। ये सब सुनने के बाद ये तो साफ है कि यूपीएससी को स्वतंत्र रखने की काफी कोशिश की गई है। आखिर देश की सबसे बड़ी नौकरियों के लिए निष्पक्ष चुनाव जो करना है। हाँ, संविधान और किन तरीकों से इसकी स्वतंत्रता, इसकी आजादी पक्की करता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संविधान ने यूपीएससी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को पक्का करने के लिए कई इंतजाम किए हैं, जैसे एक किला बनाया हो इसके चारों ओर। अच्छा, जैसे कि? पहला तो यही है कार्यकाल की सुरक्षा, जिसकी हमने अभी बात की। उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट वाली बात। बिल्कुल। दूसरा, सेवा शर्तों में स्थिरता, मतलब एक बार नियुक्ति हो गई तो उसके बाद उनकी सैलरी या सुविधाओं को उनके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों न तय करते हों शर्तें। ठीक है, ये भी जरूरी है। तीसरा, वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आयोग का सारा खर्चा, जिसमें सदस्यों और स्टाफ की तनख्वाह, भत्ते, पेंशन सब शामिल है। हाँ। वो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सरकार का मुख्य खजाना है ना? हाँ, बिल्कुल। और इस खर्चे पर संसद में वोटिंग नहीं होती। मतलब पैसे के लिए आयोग को सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़ता, बजट पास कराने की जरूरत नहीं। वाह, ये संचित निधि वाला बिंदु तो वाकई दिलचस्प है। यानी पैसों के मामले में भी वे स्वतंत्र हैं। हाँ, पूरी तरह। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है पद छोड़ने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी पर रोक। अच्छा, ये क्या है? यूपीएससी का अध्यक्ष रिटायर होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में कोई और नौकरी नहीं कर सकता। नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट। कोई भी नौकरी नहीं? कोई भी सरकारी नौकरी नहीं। सदस्य भी जब वो पद छोड़ते हैं तो वो या तो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। बस यही दो विकल्प? हाँ, इसके अलावा भारत सरकार या किसी राज्य में कोई और सरकारी रोजगार उन्हें नहीं मिल सकता और उन्हें उसी पद पर यानी सदस्य या अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल भी नहीं मिलता, रीअपॉइंटमेंट नहीं होती। तो इसका फायदा क्या, मतलब ये रोक क्यों है? इसका सीधा फायदा ये है कि सदस्य भविष्य में किसी लाभ की उम्मीद में या किसी पद के लालच में, वर्तमान में किसी के दबाव में आकर या पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं करेंगे। सही बात है। उन्हें पता है कि उन्हें यही ईमानदारी से काम करना है। आगे सरकार से कोई फेवर या पद नहीं मिलने वाला, तो ये सारे प्रावधान मिलकर यूपीएससी को बाहरी दबावों से बचाते हैं और उसे निष्पक्ष बनाए रखने में मदद करते हैं। वाकई ये तो काफी मजबूत इंतजाम है, संवैधानिक सुरक्षा कवच एक तरह से। बिल्कुल। अब ये समझते हैं कि इतनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ यूपीएससी असल में करता क्या है, इसके मुख्य काम क्या हैं? व्हाट डज इट एक्चुअली डू? यूपीएससी के काम काफी महत्वपूर्ण और विविध हैं। सबसे पहला और सबसे जाना माना काम तो है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस, आईपीएस। हाँ, आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफओएस। फिर केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, जैसे विदेश सेवा आईएफएस, राजस्व सेवा आईआरएस और बहुत सी हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लोक सेवाएं हैं, उन सब में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, कंडक्ट एग्जाम्स। सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विसेज एग्जाम इसी का उदाहरण है। हाँ, वो सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन और भी कई परीक्षाएं यूपीएससी लेता है। इसके अलावा अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य चाहें तो यूपीएससी उनके लिए संयुक्त भर्ती, जॉइंट रिक्रूटमेंट की योजना बनाने और परीक्षा आयोजित करने में भी मदद करता है। मान लीजिए किसी खास तरह की योग्यता वाले लोग चाहिए। अच्छा, राज्यों की भी मदद कर सकता है? हाँ, अगर राज्य अनुरोध करें और राष्ट्रपति मंजूरी दे।
कभी कभी राज्यपाल के अनुरोध पर ये किसी राज्य की कुछ खास जरूरतें भी पूरी कर सकता है, जैसे राज्य सेवाओं की भर्ती में सलाह देना या मदद करना। तो मुख्य काम भर्ती परीक्षा लेना और भर्ती करना है। क्या सरकार इनसे भर्ती के अलावा दूसरे मामलों में भी सलाह लेती है? हाँ बिल्कुल। भर्ती परीक्षाओं के अलावा सरकार कई महत्वपूर्ण मामलों पर यूपीएससी से सलाह लेती है, कंसल्टेशन होती है। जैसे किन मामलों में? जैसे कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के तरीकों से जुड़े सभी मामले, मतलब रिक्रूटमेंट मेथड्स कैसे हों। ठीक है। फिर नियुक्तियों, पदोन्नति, प्रमोशंस और एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादलों, ट्रांसफर्स के लिए क्या सिद्धांत अपनाए जाएं, कौन सा उम्मीदवार किस पद के लिए उपयुक्त है, सूटेबल है, इस पर सलाह। पदोन्नति और तबादलों में भी ये तो काफी बड़ा दायरा हो गया। हाँ। फिर सिविल सेवकों से जुड़े अनुशासनात्मक मामले, डिसिप्लिनरी मैटर्स, जैसे किसी पर कदाचार का आरोप हो, कोई सजा देनी हो या किसी ने अपील की हो तो उस पर सलाह। अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर अपने काम के दौरान किए गए किसी काम के लिए कोई कानूनी केस हो जाए तो उस केस को लड़ने में जो खर्चा हुआ उसकी भरपाई के दावों पर सलाह, लीगल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट। अच्छा। और अगर ड्यूटी के दौरान किसी को चोट लग जाए तो उससे जुड़े पेंशन के दावों पर सलाह। मूल रूप से आप देखें तो सिविल सेवाओं के प्रबंधन से जुड़े कई अहम नीतिगत और व्यक्तिगत मामलों पर सरकार यूपीएससी से परामर्श करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में, अगर सरकार यूपीएससी की सलाह ना माने तो क्या सरकार पे ये सलाह मानना लाजमी है, बाइंडिंग है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर थोड़ा चौंकाने वाला पहलू है यूपीएससी का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन मामलों में यूपीएससी से सलाह लेना ये महज एक प्रक्रिया है, ये अनिवार्य नहीं है। क्या मतलब अनिवार्य नहीं है? हाँ, अगर सरकार सलाह नहीं लेती है या सलाह को नजरअंदाज कर देती है तो इससे सरकार का फैसला अवैध, मतलब इनवैलिड नहीं हो जाता। ओह, यानी इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था की सलाह महज सलाह है, आदेश नहीं? बिल्कुल। संविधान का ये प्रावधान जो परामर्श की बात करता है वो निर्देशक है, डायरेक्टरी है, अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है। तो अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई क्योंकि यूपीएससी की सलाह नहीं मानी गई, तो वो इस आधार पर अदालत नहीं जा सकता कि सरकार ने यूपीएससी से सलाह क्यों नहीं ली या उसकी सलाह क्यों नहीं मानी। उसके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है इस आधार पर। और नौकरी के लिए चयन का क्या? अगर यूपीएससी ने चुन लिया तो नौकरी पक्की। उम्मीदवार का चयन हो जाने भर से उसे नौकरी पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अंतिम नियुक्ति तो सरकार ही करती है। सरकार चाहे तो चयनित उम्मीदवार को नियुक्त ना करे, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। तो फिर इस पूरी सलाह मशवरे की प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाता है अगर सरकार इसे मानने के लिए बाध्य ही नहीं है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रक्रिया बेकार है। पहली बात, ये एक स्थापित प्रक्रिया है और इसका पालन आमतौर पर सरकारें करती हैं। ये एक तरह का कन्वेंशन बन गया है। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी के लिए यूपीएससी अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। हाँ, आपने बताया था। उस रिपोर्ट में ये खास तौर पर बताया जाता है कि किन मामलों में उसकी सलाह नहीं मानी गई और सरकार ने उसके क्या कारण बताए। इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। अच्छा, संसद के सामने। हाँ, तो एक तरह का नैतिक और राजनीतिक दबाव तो रहता ही है सरकार पर कि वो बिना किसी ठोस वजह के यूपीएससी की सलाह को खारिज ना करे। पब्लिक स्क्रूटनी होती है। समझ गया। तो सीधे तौर पर बाध्यकारी ना सही, पर एक वजन तो है सलाह का। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ठीक है, सलाह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार को मनमाने ढंग से या दुर्भावना से काम नहीं करना चाहिए। फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो ये तो हुए वो काम जो यूपीएससी करता है या जिन पर सलाह देता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां यूपीएससी की कोई भूमिका ही नहीं है, जहां सरकार को इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं? हाँ है। कुछ मामले यूपीएससी के दायरे से उसके फंक्शनल जुरिस्डिक्शन से बाहर रखे गए हैं। इन पर यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती। कौन से मामले हैं ये? जैसे पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एससी या अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए नौकरियों में आरक्षण रिजर्वेशन से जुड़े मामले। ये सरकार की सामाजिक न्याय की नीति का हिस्सा है। इस पर यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती। आरक्षण वाले मामले बाहर हैं। ठीक है। बहुत से ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए इनके लिए अक्सर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी अलग एजेंसियां या प्रक्रियाएं हैं। लोअर लेवल की बोस। अक्सर अस्थाई या टेम्पररी या 1 साल से कम अवधि की नियुक्तियों के लिए भी सलाह नहीं ली जाती, खासकर अगर तुरंत नियुक्ति करनी जरूरी हो और यूपीएससी से पूछने में देर हो सकती हो। कई आयोगों, न्यायाधिकरणों यानी ट्राइब्यूनल्स के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में भी यूपीएससी की भूमिका नहीं होती।
और राजनयिक पदों जैसे राजदूतों या उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी इसके दायरे से बाहर है। काफी सारी चीजें बाहर हैं। हाँ, और राष्ट्रपति नियमों के जरिए कुछ और पदों या मामलों को भी यूपीएससी के दायरे से बाहर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नियम? ऐसे सभी नियम संसद के दोनों सदनों के सामने कम से कम 14 दिनों के लिए रखे जाने चाहिए। संसद चाहे तो उनमें बदलाव कर सकती है या उन्हें रद्द भी कर सकती है। ठीक है, यानी पूरी तरह से सरकार की मनमर्जी नहीं है। नहीं, एक प्रक्रिया है। इसी प्रावधान के तहत 1958 में यूपीएससी परामर्श से छूट विनियम यानी एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशंस बनाए गए थे, जो बताते हैं कि किन मामलों में सलाह जरूरी नहीं है। समझ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम सब कुछ समेटें तो भारतीय व्यवस्था में यूपीएससी की असली भूमिका क्या है? व्हाट इज इट्स रोल? देखिए, संविधान यूपीएससी को भारत में योग्यता प्रणाली का प्रहरी यानी वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम मानता है। मेरिट सिस्टम का प्रहरी? हाँ, वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। हाँ। इसका मुख्य काम ये देखना है कि सरकारी नौकरियों, खासकर ऊंचे पदों पर भर्ती निष्पक्ष तरीके से और योग्यता के आधार पर हो, मेरिट के आधार पर हो, न कि भाई भतीजावाद, सिफारिश या किसी और गलत आधार पर। तो ये गेटकीपर की तरह है। बिल्कुल, एक गेटकीपर जो ये सुनिश्चित करता है कि सही लोग, योग्य लोग सिस्टम में आएं। ये अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए और बी में भर्ती से जुड़ा है और जैसा हमने देखा, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देता है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इसका काम कहाँ तक सीमित है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यूपीएससी का काम मुख्य रूप से भर्ती और उससे जुड़ी सलाह तक ही सीमित है। नौकरियों का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, उनकी तनख्वाह और सेवा शर्तें तय करना, पे एंड सर्विस कंडीशंस, कैडर मैनेजमेंट मतलब किस अधिकारी को कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, उनका करियर कैसे आगे बढ़ेगा, ट्रेनिंग देना, ये सब काम यूपीएससी नहीं करता। तो ये काम कौन करता है फिर? ये सारे काम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी करता है। अच्छा, डीओपीटी। हाँ, डीओपीटी केंद्र सरकार का मुख्य कार्मिक प्रबंधन विभाग है, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। तो आप कह सकते हैं कि यूपीएससी केवल एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, जबकि डीओपीटी भारत की केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है। यानी यूपीएससी दरवाजा खोलता है और डीओपीटी घर के अंदर का इंतजाम देखता है। हाँ, कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इसकी भूमिका सलाहकार है, बाध्यकारी नहीं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सीमा है। हाँ। ये इसकी भूमिका का एक और महत्वपूर्ण पहलू और सीमा दोनों है। इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। सरकार पर निर्भर है कि वो सलाह को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। सरकार ऐसे नियम भी बना सकती है जो यूपीएससी के सलाहकार कार्यों के दायरे को नियंत्रित करते हैं, जैसा हमने एग्जेम्पशंस रेगुलेशंस में देखा। एक और बात है जो ध्यान देने वाली है। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बनने से अनुशासनात्मक मामलों में यूपीएससी की भूमिका पर कुछ असर पड़ा है, क्योंकि अब अक्सर सरकार ऐसे मामलों में यूपीएससी और सीवीसी दोनों से सलाह लेती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तब आती है जब दोनों निकाय मतलब यूपीएससी और सीवीसी अलग-अलग सलाह दे दें, कॉन्ट्रडिक्टरी एडवाइस। हाँ, तब तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। हालांकि यूपीएससी क्योंकि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, इसलिए सीवीसी पर उससे बढ़त हासिल है, क्योंकि सीवीसी को तो पहले एक सरकारी प्रस्ताव से बनाया गया था। उसे कानूनी दर्जा भी 2003 में मिला। अच्छा, तो संवैधानिक होने का वजन ज्यादा है। सैद्धांतिक रूप से तो है, पर व्यवहार में कभी-कभी उलझन हो जाती है। तो हमने देखा कि यूपीएससी एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसे बड़ी सावधानी से स्वतंत्रता और निष्पक्षता के कवच पहनाए गए हैं ताकि वो भारत की नौकरशाही के लिए बिना किसी दबाव या पक्षपात के योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर सके। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि इसकी शक्तियां असीमित नहीं है, इसके काम का एक दायरा है, इसकी भूमिका मुख्य रूप से सलाहकार है और इसे डीओपीटी और सीवीसी जैसी दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना होता है। ये एक जटिल प्रशासनिक तंत्र का एक अहम हिस्सा है। आज की इस विस्तृत चर्चा से ये तो साफ है कि यूपीएससी भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी का एक अहम हिस्सा है। ये वो छन्नी है, वो फिल्टर है जिससे गुजरकर देश के भविष्य के नीति निर्माता और प्रशासक बनते हैं। सही कहा।
लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं और इसकी प्रभावशीलता सरकारी प्रक्रियाओं और अन्य संस्थाओं के साथ इसके तालमेल पर भी काफी हद तक निर्भर करती है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक बदल रही है, शासन की चुनौतियां बदल रही हैं, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में क्या यूपीएससी, जिसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, भविष्य की इन बदलती जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह तैयार है? क्या इसकी भूमिका को या इसके काम करने के तरीकों को बदलने या शायद और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि ये आने वाले कल के लिए भी सर्वश्रेष्ठ प्रशासक चुन सके? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है।